friends. We'll start with law of property today, which is unit number 2 of legal studies. फर्स्ट यूनिट में हमने जुडिशरी के बारे में पढ़ा था, डिस्कस किया था, जो कि रिवीजन है एक तरह से, जो हमने क्लास 11 में किया है. अलॉन्ग विद इट हमने उसमें जुडिशरी क्या है, कैसे इम्पार्शली वो काम करती है, जजेस की अपॉइंटमेंट कैसे होती है, रिमूवल कैसे होता है, ट्रेनिंग कैसे होती है और जुडिशरी का स्ट्रक्चर क्या है, वो सब बातें हमने की थी. आई होप आपको समझ आया होगा और आपने उसके नोट्स भी बना दिए होंगे. टुडे वील स्टार्ट विद लॉ ऑफ प्रॉपर्टी, जो कि स्पेसिफिकली एक वन पार्ट ऑफ द लॉ है और उसको हम आज शुरू करेंगे. तो लॉ ऑफ प्रॉपर्टी में सबसे पहले हम बात करने वाले हैं ट्रांसफर की. और जो प्रॉपर्टी की ट्रांसफर है, मींस जो ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी है फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू द अदर, दैट इज एक्चुअली रेगुलेटेड अकॉर्डिंग टू अ लॉ विच इज कॉल्ड ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882. ये स्पेसिफिक लॉ है, एक कोड आप कह सकते हो, जिसके अकॉर्डिंग सारी की सारी ट्रांसफर्स ऑफ प्रॉपर्टी होती हैं. मतलब एक इंडिविजुअल कोई बेच रहा है, दूसरा खरीद रहा है, तो अगर ये बेचने और खरीदने प्रॉपर्टी का सिलसिला है, उसको एक जो लॉ रेगुलेट करता है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882. ठीक है. और प्रॉपर्टी क्या है? देखिए, प्रॉपर्टी कोई भी ऐसी एसेट है, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है, कोई ऐसी चीज है जिसमें एक इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है या उसकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू है, दैट कैन बी टर्म्ड एज अ प्रॉपर्टी. हालांकि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में भी ये अच्छे से डिफाइंड नहीं है, बट ट्रांसफर हम प्रॉपर्टी ऐसे समझ सकते हैं कि कोई भी ऐसा एसेट, कोई भी ऐसी ऑब्जेक्ट जिसमें कोई जिसकी कुछ इकोनॉमिक वैल्यू है और इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, उसको हम प्रॉपर्टी कह सकते हैं. राइट. अब जो ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है, उसमें एक बात बड़ी, एक थंब रूल है. वो थंब रूल क्या है कि जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है वो सिर्फ और सिर्फ लिविंग पर्सन्स के बीच में हो सकती है. जितने जागते जो लोग हैं उन्हीं के बीच में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी हो सकता है. और इस ट्रांसफर को जो रेगुलेट करता है लॉ, दैट इज ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882. राइट. अब हमने बात की ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की, हमने बात कर ली कि प्रॉपर्टी क्या चीज होती है या प्रॉपर्टी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं. प्रॉपर्टी कैन बी ऑफ टू टाइप्स. दो कैटेगरीज में हम प्रॉपर्टी को डिफाइन कर सकते हैं, मूवेबल एंड इमूवेबल. देखिए, मूवेबल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी है जो एक जगह से दूसरी जगह ले जाई जा सकती है, जैसे गाड़ी, फ्रूट्स, टिम्बर या गोल्ड. ऐसी चीज जो एक जगह से दूसरी जगह ले जाई जा सकती है, उसको हम मूवेबल प्रॉपर्टी बोलते हैं. ठीक है. मतलब एक जगह से दूसरी जगह जिसको ले जा सकते हैं, उसकी ट्रांसफर, मूवेबल प्रॉपर्टी की जो ट्रांसफर है, वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अकॉर्डिंग नहीं होती. दैट इज डन अकॉर्डिंग टू सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930. राइट. जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, अभी हम नहीं इसके बारे में डिस्कस करेंगे. दूसरा है इमूवेबल प्रॉपर्टी. अब ये इमूवेबल प्रॉपर्टी कौन सी है? वो प्रॉपर्टी जो मूव नहीं कर सकती, जैसे लैंड, बिल्डिंग और एनीथिंग विच इज अटैच्ड टू द लैंड मे बी टर्म्ड एज इमूवेबल प्रॉपर्टी. तो जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उसकी ट्रांसफर जो है, दैट इज डन अकॉर्डिंग टू टीपीए, शॉर्ट में लिखा है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882. राइट. अब ये जो टीपीए है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये डिफाइन करता है प्रॉपर्टी को कि एवरी इंटरेस्ट और राइट दैट हैज इकोनॉमिक वैल्यू. कोई ऐसा इंटरेस्ट या राइट जिसका कोई इकोनॉमिक वैल्यू है, जिसकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू है, उसको हम प्रॉपर्टी कह सकते हैं एज पर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट. अब ये जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, इसके अलावा एक लैंडमार्क जजमेंट है जिसमें डिस्टिंक्शन की गई है बिटवीन मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी. दैट केस इज नोन एज शांताबाई वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे. इसमें एक डिस्टिंक्शन बनाई गई है बिटवीन मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी. और वो डिस्टिंक्शन क्या है कि एक ट्रीज का एग्जांपल दिया है कि अगर आपने पेड़ लगाए हैं और आप उससे फ्रूट्स लेना चाहते हैं, फ्रूट बेयर करना चाहते हैं एज एन ऑर्चर्डिस्ट, जैसे हिमाचल में हमारे बहुत सारे लोग हैं, तो
जो फ्रूट बेयर करने के लिए जो आपने ट्रीज लगाए हैं दैट विल बी कंसिडर्ड एज मूवेबल प्रॉपर्टी, राइट। लेकिन अगर आपने वो जो पेड़ हैं वो टिम्बर के लिए लगाए हैं देन इट विल बी कंसिडर्ड एज इमूवेबल प्रॉपर्टी। ओके, सो नाउ वी मूव अहेड। ये डिस्टिंक्शन की हमने बात कर ली कि ये ट्रांसफर क्या है। देखिए, ट्रांसफर जैसे मैंने आपको पहले बताया इज द चेंज इन द ओनरशिप। लेट्स से ए इज सेलिंग अ प्रॉपर्टी टू बी, so that process of transfer of a property from A to B is transfer. अब ये ट्रांसफर कौन कर सकता है? Who can do this transfer? देखिए, कुछ कंडीशंस दी गई हैं इसमें ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 में, जिसमें एक बात कही गई सबसे पहले कि एनी पर्सन हु इज अबव 18 years and has a sound mind and is otherwise not disqualified by law can make the transfer। मतलब माइनर जो है 18 साल से कम के लोग, चाहे वो ओनर हो प्रॉपर्टी के, हो सकता है किसी को बस विरासत में मिल गई हो कोई प्रॉपर्टी, तो अगर वो 18 साल से कम है वो उस ट्रांसफर को नहीं कर सकते। दूसरा, कोई भी ऐसा इंसान जो कि अनसाउंड माइंड का है वो भी ट्रांसफर नहीं कर सकता। एंड थर्ड, किसी को अगर लॉ ने डिस्क्वालीफाई किया है तो वो भी ट्रांसफर नहीं कर सकता। देन ट्रांसफर वही कर सकता है या तो वो प्रॉपर्टी का ओनर है, ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, या फिर एनी पर्सन हु इज ऑथोराइज्ड बाय द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। मान लीजिए ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी जो है वो किसी और को ये कह देता है कि भाई मैं यहां प्रेजेंट नहीं हूं तो मेरी एब्सेंस में आप ये प्रॉपर्टी किसी को ट्रांसफर कर दो, तो ऐसा हो सकता है, लेकिन उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन और लीगल डॉक्यूमेंट्स बनाना जरूरी है, राइट। सो इसके बाद अब हम बात करते हैं कि जो ये दो लोग हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि एक ए पार्टी सेलिंग अ प्रॉपर्टी टू बी, तो जो प्रॉपर्टी बेच रहा है दैट इज कॉल्ड द ट्रांसफरर, और जो खरीद रहा है दैट विल बी कॉल्ड ट्रांसफरी, राइट। तो बेचने वाला जो है वो ट्रांसफरर है और जो खरीद रहा है दैट इज ट्रांसफरी, राइट। ओके, सो अब ये बात तो क्लियर होगी। इसके बाद अब प्रॉपर्टी कैसे ट्रांसफर होगी? देखिए, सबसे पहले प्रॉपर्टी के ट्रांसफर में एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, दैट इज द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। इफ द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इज मोर देन 100 rupees, then the transfer has to be made only by a registered instrument। रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट का मतलब है रजिस्ट्री, जिसको हम जनरली बोल देते हैं। एक रजिस्ट्री होगी उसकी, तभी वो ट्रांसफर होगी। और अगर जो प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू इज लेस देन 100 rupees एंड इज टेंजिबल, तो वो जो प्रॉपर्टी है उसकी जो ट्रांसफर है दैट कैन ओनली बी डन और सिंपली बी डन थ्रू डिलीवरी। मतलब आपने उनको प्रॉपर्टी टेंजिबल है, आपने उनको हैंड ओवर कर दिया तो वो ट्रांसफर हो गई, उसमें कोई रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं है। इफ इनटेंजिबल है, अगर इंटेंजिबल है मतलब आप उठा के हाथ में नहीं देख सकते और उसको नहीं दे सकते, इन दैट केस इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी की वैल्यू चाहे 100 से कम हो या ज्यादा हो, उस केस में एक रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट या रजिस्ट्री बनानी ही पड़ेगी। रजिस्ट्री के थ्रू ही वो ट्रांसफर होगी। इसके अलावा और क्या क्या कंडीशन है इसमें? नंबर 1, कम से कम 2 विटनेस होना जरूरी है। जब वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी हो रही है, 2 लोग होंगे जो विटनेस का काम करेंगे। वो अपना नाम, एड्रेस और अपने सिग्नेचर्स उस इंस्ट्रूमेंट पे देंगे। बाय इंटेंशन ऑफ विटनेसिंग, बीइंग अ विटनेस एंड सर्टिफाइंग, एक तरह से आप कह सकते हो द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर। उसके अलावा जो 2 पार्टीज, ट्रांसफरर एज वेल एज द ट्रांसफरी, बोथ द पार्टीज शुड बी प्रेजेंट, उनको भी अपने सिग्नेचर उस पर करने हैं। थर्ड, उसमें वो सब ऑब्लिगेशंस, लायबिलिटीज जो कि दोनों को निभानी है, ट्रांसफर और ट्रांसफरर ट्रांसफरी को, प्रॉपर्टी के बारे में जो भी डिटेल्स हैं वो सारी की सारी उसमें मेंशन होनी चाहिए। इसके बाद वो पूरा इंस्ट्रूमेंट जो है वो उस पे सील होगी रजिस्ट्रार की
तब ये एक वैलिड ट्रांसफर होगी। राइट? तो एक बार फिर ब्रीफली बता रहा हूं, विटनेसेस का होना जरूरी है, दोनों पार्टीज का प्रेजेंट होना जरूरी है जो भी ट्रांसफर कर रही हैं, जो ऑब्लिगेशन है रिगार्डिंग दैट प्रॉपर्टी वो भी होना चाहिए, एंड सील ऑफ द रजिस्ट्रार। अगर ये हो जाता है देन इट इज अ कंप्लीट ट्रांसफर। अब फर्दर 1 मिनट का टाइम आपका लूंगा। एक वैलिड ट्रांसफर किसको हम कह सकते हैं? कौन सी? देखिए ट्रांसफर्स बहुत सी हो सकती है, लेकिन वैलिड ट्रांसफर होने के लिए कुछ एसेंशियल कंडीशंस हैं जो होना जरूरी है। इट विल हैपन ओनली बिटवीन 2 और मोर लिविंग पर्सन। जैसे मैंने पहले ही बताया था, लिविंग का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो 2 या 2 से ज्यादा लोग जो कि लिविंग है उन्हीं के बीच में एक वैलिड ट्रांसफर हो सकती है। अगर लिविंग नहीं है कोई भी एक, तो एक वैलिड ट्रांसफर नहीं होगी। नंबर 2, जो प्रॉपर्टी है दैट शुड बी फ्री फ्रॉम इनकम्बरेंसेस। उसके ऊपर कोई भी इनकम्बरेंस इन द सेंस कोई लोन, कोई ऐसी मॉर्टगेज, इस तरह का कुछ भी नहीं होना चाहिए। नंबर 3, कब ट्रांसफर नहीं हो सकती? एक अनलॉफुल ऑब्जेक्ट की ट्रांसफर नहीं हो सकती। अनलॉफुल ऑब्जेक्ट क्या हुआ? मान लीजिए आपके पास एक इलीगल वेपन है, वेपन से ज्यादा आई थिंक लेट्स से आपके पास अफीम की खेती हुई है आपके खेत पे, और आप वो खेत बेच रहे हो जिसमें अफीम की खेती हुई है, तो ये एक अनलॉफुल ऑब्जेक्ट है, इसकी ट्रांसफर नहीं हो सकती। नंबर 2, अनलॉफुल कंसिडरेशन है। मतलब कंसिडरेशन का मतलब है जो फाइनेंशियल या मॉनेटरी वैल्यू उसमें इन्वॉल्व है, तो जो कंसिडरेशन है वो अनलॉफुल तब होगी। मान लीजिए आपने कहा कि भाई हाँ ठीक है, आप ये चीज ए चीज बी को बेच दोगे, लेकिन इसके बदले में उन्हें कुछ स्मगल करके आपके लिए लाना पड़ेगा। पैसा नहीं चाहिए आपको, लेकिन आप चाहते हो कि वो कुछ कहीं से कुछ स्मगल करके आपके लिए ले आए, कोई इलीगल चीज आपके लिए स्मगल करके ले आए। इस तरह की कंसिडरेशन नहीं हो सकती। इन दैट केस ऑल्सो दैट ट्रांसफर विल नॉट बी वैलिड। और थर्ड, अगर जो ट्रांसफरर है, जो कि ट्रांसफर कर रहा है प्रॉपर्टी को, ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी या फिर अदरवाइज ऑथराइज्ड बाय लॉ, अगर वो डिस्क्वालिफाइड है, मतलब या तो वो माइनर है या लॉ ने उसको डिस्क्वालीफाई किया हुआ है, तो उस केस में भी जो प्रॉपर्टी की जो ट्रांसफर है वो वैलिड नहीं होगी। राइट? अलॉन्ग विद इट, अब ये जो ट्रांसफर है इसमें क्या चीजें होना जरूरी है? जैसे कि सबसे पहले तो कॉम्पिटेंट होना आपका जरूरी है, मतलब आप मेजर हो, अबव 18 ईयर्स हो, या तो आप ओनर हो या अदरवाइज ऑथराइज्ड बाय लॉ हो, तभी आप ट्रांसफर कर सकते हैं। आप उस प्रॉपर्टी के लिए इंटाइटल्ड हो, ठीक है, आपके नाम से उसकी प्रॉपर्टी के जो पेपर्स वगैरह सब आपके नाम से हो, और आप ऑथराइज्ड हो उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने के लिए, अगर आप उसके ओनर नहीं हैं तो। राइट? तो और उसके बाद हम बात करते हैं कि और क्या चीजें चाहिए एक वैलिड ट्रांसफर में। एक एप्रोप्रिएट मोड होना बहुत जरूरी है, मतलब जो लॉ है उसके अकॉर्डिंग ही वो ट्रांसफर होगी। जैसे टीपीए हमने बात की थी, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, उसमें जो भी कंडीशंस की हमने बात की, विटनेसेस, पार्टीज प्रेजेंट, और अटेस्टेशन ऑफ द विटनेसेस, एंड देन रजिस्ट्रेशन बाय द रजिस्ट्रार, सील, वो सब कुछ होना जरूरी है, तभी वो एक वैलिड ट्रांसफर मानी जाएगी। एंड देन अगर कहीं ये जो ट्रांसफर है वो कंडीशनल है, मान लीजिए उसमें कोई कंडीशन है या कोई इंटरेस्ट क्रिएट किया गया है कि अगर ये कंडीशन पूरी होती है, मान लीजिए कोई फ्लैट बनना है, तो अगर ये फ्लैट 6 महीने में बनता है तो वो बिकेगा, ऐसा कोई अगर इंटरेस्ट क्रिएटेड है और फुलफिलमेंट ऑफ अ कंडीशन, तो वो जो कंडीशन है वो इलीगल नहीं होनी चाहिए। ठीक है? या फिर इमोरल भी नहीं होनी चाहिए, कोई इमोरल एक्टिविटी की डिमांड नहीं आप कर सकते, या इम्पॉसिबल, जो पॉसिबल ही नहीं है किसी के लिए करने के लिए, और अपोज टू पब्लिक प्रॉपर्टी, कोई आप ऐसी कंडीशन उसमें इन्वॉल्व कर दें जो कि पब्लिक लॉ, जो हमारा लॉ है उसके अगेंस्ट हो। अब ये बड़ा वेग है, लेकिन मैं छोटा ब्रीफली इसको डिफाइन करने की कोशिश करूंगा। जैसे कि ऐसी कोई इंटरेस्ट आपने इन्वॉल्व कर दिया उस ट्रांसफर में कि मान लीजिए वो, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि आपने इलीगल कंडीशन लगा दी बीच में कि आप ये प्रॉपर्टी बी को तब बेचेंगे
अगर वो आपको इस पैसे के साथ साथ लेट्स से एक AK-47 भी देगा, इलीगल हो गया, तो ये वैलिड ट्रांसफर नहीं है। इमोरल एक्ट, इमोरल में आप ये कह दीजिए कि इमोरल में ह्यूमंस को ट्रैफिक करके लाएगा। प्रॉपर्टी आप तब बेचेंगे अगर वो आपको कोई इंसान को बेच देता है, किसी को, या किसी को बच्चे को उठा के लाएगा और बेच देगा, इमोरल हो गया। इम्पॉसिबल हो गया कि लेट्स से इम्पॉसिबल में कि अगर अर्थक्वेक आएगा तो मैं इस प्रॉपर्टी को बेचूंगा, या मॉनसून इस बार अगर जून के 1 जून को आ जाएगा तभी बेचूंगा, नहीं बेचूंगा। तो ये इस तरह की अगर कंडीशन लगाते हो तो भी वो एक वैलिड ट्रांसफर नहीं है। और पब्लिक प्रॉपर्टी के, पब्लिक लॉ के अगेंस्ट अगर वो कोई कंडीशन है, मतलब हमारी जो अदरवाइज लॉज हैं उनमें जो चीजें इलीगल डिक्लेयर की गई हैं, अगर वैसी कोई कंडीशन आप लगा देते हो तो भी जो ये ट्रांसफर है वो वैलिड नहीं होगी। जैसे लेट्स से अगेन ड्रग्स को यूज करना इलीगल है, लेकिन आप ये कर देते हो कि इतना 5 किलो चरस वो आपके लिए लाएगा तब आप दोगे, तो ये अगेंस्ट द पब्लिक लॉ है कि वो उसको चीज को लाना या उस ऐसी ड्रग को लाना ही इलीगल है। तो उस केस में भी ये जो ट्रांसफर है वो वैलिड नहीं है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आगे का जो फर्दर हमारा टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप इसके नोट्स बनाएं और अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।